Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Mauryan court art. तो आज हम मौर्यन आर्ट के पीछे छिपे इंपीरियल मैसेजेस और उसकी ग्रैंडियर को समझेंगे। ये एक ऐसी आर्ट थी जिसने हजारों साल पहले एक पूरे एम्पायर को एक धागे में पिरो दिया था। हम सब इस सिंबल को पहचानते हैं, राइट? ये हमारा नेशनल एम्बलम है, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक पावरफुल इंपीरियल मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जिसे 2000 साल से भी पहले भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। ये है द लायन कैपिटल। इसे बनवाया था एम्परर अशोका ने अराउंड 250 BC। और देखिए, ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं है, ये मौर्यन कोर्ट आर्ट का आप कह सकते हैं पिनकल है। मतलब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जरिया, एक पावरफुल मैसेज जिसे पत्थर में हमेशा के लिए उकेरा गया था। अब जरा इसके बेस यानी एबेकस पर बने इन एनिमल्स को देखिए। ये ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाए गए हैं, हर एक का एक मतलब है। ये बेसिकली बुद्धा की लाइफ के की मोमेंट्स को नरेट करते हैं। जैसे जो एलिफेंट है वो बुद्धा के कंसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है, बुल उनके बर्थ मंथ का सिंबल है, हॉर्स उस घोड़े को रिप्रेजेंट करता है जिस पर बुद्धा ने अपनी प्रिंसली लाइफ छोड़ दी थी, और लायन, वेल, लायन सिग्निफाइज द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो ये सब मिलकर एक सिंबॉलिक व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस बनाते हैं। पर ये चार लायंस जो चारों डायरेक्शंस में देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि बुद्धा का मैसेज एक शेर की ताकत के साथ हर दिशा में फैल रहा है। और हां, इसके नीचे जो फ्रेज है सत्यमेव जयते, वो उपनिषद से लिया गया है। ओके, तो ये सब तो ठीक है, बट आखिर इस आर्ट के पीछे का वाय क्या था? असली मकसद क्या था? इसको समझने के लिए हमें पहले एम्परर अशोका और उनके मिशन को समझना पड़ेगा। हम सब कलिंगा वॉर के बारे में जानते हैं। उस डिस्ट्रक्टिव वॉर के बाद एम्परर अशोका ने अपने एम्पायर को यूनाइट करने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने उस वक्त के नए फिलॉसफीज जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ कह सकते हैं एक अलायंस बनाया, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। इससे उन्होंने ओल्ड सोशल ऑर्डर को बाईपास करके एक नई पैन इंडियन आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। तो अशोका को अब एक जरिया चाहिए था अपने इस नए मॉरल कोड यानी धम्मा को अपने इतने बड़े, इतने वास्ट एम्पायर में ब्रॉडकास्ट करने का, और आर्ट उनका प्राइमरी टूल बन गया। तो क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि ये चीजें सिर्फ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स नहीं थी। मौर्यन कोर्ट आर्ट वॉज स्टेट क्राफ्ट, बहुत ही ग्रैंड, पॉलिटिकल, और इसे डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि एम्परर की अथॉरिटी और विजन कम्युनिकेट हो सके। सोच के देखिए, ये उस जमाने के बिलबोर्ड्स थे एक इंपीरियल आइडियोलॉजी के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एम्पायर का मैसेज तो सेट हो गया, वाई क्लियर हो गया। अब आते हैं हाउ पर। आखिर उन्होंने इस मैसेज को फिजिकली बनाया कैसे? इन पावरफुल सिंबल्स को क्रिएट कैसे किया? सबसे पहले इन अशोकन पिलर्स का स्केल देखिए। एवरेज हाइट थी 40 फीट, 40 फुट। आज के हिसाब से लगभग एक 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। इमेजिन कीजिए, उस लैंडस्केप में ये दूर से ही दिखते होंगे, पूरी तरह डोमिनेट करते होंगे। और इससे भी ज्यादा ब्रिलियंट बात क्या है? ईच पिलर वाज मोनोलिथिक, यानी एक ही पत्थर से तराशा हुआ। सोच के देखिए, कोई सेगमेंट्स नहीं, कोई जोड़ने वाले टुकड़े नहीं, बस चुनार सैंडस्टोन का एक विशाल मैसिव शाफ्ट। ये उस टाइम की शेयर टेक्निकल मास्टरी को दिखाता है। इन पिलर्स में एक और मिस्ट्री है, एक ऐसी चीज जिसने इंजीनियर्स को सदियों से परेशान कर रखा है। वो है इनकी मिरर लाइक मौर्यन पॉलिश। ये जो हाईली लस्ट्रस फिनिश है ना, ये 2000 साल से भी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर गई है। ये उस एरा के इनक्रेडिबल क्राफ्ट्समैनशिप का सबसे बड़ा सबूत है। तो हर अशोकन पिलर का एक स्टैंडर्ड एनाटॉमी था, एक स्ट्रक्चर था। इसके 4 हिस्से थे। सबसे नीचे द शाफ्ट, जो लंबा टेपरिंग मोनोलिथिक बेस है। उसके ऊपर द कैपिटल, जो बेल शेप्ड या लोटस शेप्ड होता था। फिर आता था द एबेकस, वो प्लेटफॉर्म जिस पर फाइनल स्कल्पचर रखा जाता था। और आखिर में द एनिमल फिगर, पावर या फेथ का क्राउनिंग सिंबल। हर पिलर इसी डिस्टिंक्ट 4 पार्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करता था। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट था ये इंपीरियल मैसेज को फैलाने का। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आता है। देखिए, मौर्यंस ने ये आर्ट एक वैक्यूम में क्रिएट नहीं की, वो एक कनेक्टेड वर्ल्ड का हिस्सा थे जहां आइडियाज और टेक्नोलॉजी बॉर्डर्स के पार ट्रैवल करती थी। जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज थे, उन्होंने मौर्यन पैलेस को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड कहा था।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआती मौर्यन पैलेसेस लकड़ी के बने थे और माना जाता है कि वो पर्शिया के एकामेनेट पैलेसेस से इंस्पायर्ड थे। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही इंस्पिरेशन पर्शिया से आई हो, अशोकन पिलर्स अपने पर्पस और डिजाइन में यूनिकली इंडियन थे। ये एक क्लासिक केस है जहां आप फॉरेन टेक्नोलॉजी लेते हो और उसे अपनी लोकल आइडियोलॉजी के लिए पूरी तरह से अडेप्ट कर लेते हो। अगर हम अशोकन पिलर्स और एखेमेनियन यानी पर्शियन पिलर्स को सीधा कंपेयर करें तो डिफरेंस साफ दिखता है। देखिए, अशोकन पिलर्स मोनोलिथिक थे, मतलब सिंगल स्टोन, जबकि एखेमेनियन पिलर्स सेगमेंटेड होते थे। अशोकन पिलर्स इंडिपेंडेंटली खड़े रहते थे, जबकि पर्शियन पिलर्स बिल्डिंग से जुड़े होते थे। और सबसे बड़ा फर्क उनका फिलॉसफी। अशोकन पिलर्स का मकसद था धम्मा यानी मॉरल सर्मन्स को फैलाना, जबकि एखेमेनियन पिलर्स स्टेट डेकोरेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए थे। तो इस सब डिस्कशन का अल्टीमेट टेक अवे क्या है? ये आर्ट आज भी इतनी मैटर क्यों करती है? ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने फॉरेन स्टोन कटिंग टेक्निक्स को लोकल बुद्धिस्ट इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी के साथ फ्यूज कर दिया। ये आर्ट एक टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। एक एम्पायर का कॉन्शियस डिसीजन था ये कि वो एक परमानेंट मार्क छोड़कर जाएंगे। मौर्यन कोर्ट आर्ट ने इस सब कॉन्टिनेंट को, अब सोचिए, पेरिशेबल वुड के लैंडस्केप से एक एंड्योरिंग स्टोन के एम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसने पावर और मोरालिटी की एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज एस्टैब्लिश की जिसकी गूंज इंडियन हिस्ट्री में हमेशा सुनाई देती है। तो आखिरी सवाल यह है, जब एक मॉडर्न नेशन एक एंशिएंट सिंबल को चुनता है तो वो दुनिया को क्या मैसेज भेजता है? इंडिया का द लायन कैपिटल को एम्ब्लम के रूप में चुनना मॉडर्न स्टेट को सीधे अशोका की यूनिटी, लॉ और मॉरल अथॉरिटी की लेगेसी से जोड़ता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वक्त के साथ सिंबल्स की पावर कितनी जबरदस्त होती है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।